Four molecules of a gas are having speeds of 1, 4, 8 and 16 meter per second. The root mean square velocity of gas molecules is, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आपसे निकालनी है, ठीक है। तो आर एम एस वेलोसिटी निकालनी है आपको, वी आर एम एस। तो तरीका ये है कि सबसे पहले हमें स्क्वायर करना होगा, फिर मीन मतलब एवरेज लेना होगा और फिर उस पर क्या चढ़ाना होगा, रूट, तब आपको आर एम एस वेलोसिटी मिलेगी, ठीक। तो सबसे पहले स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर। तो ये हो गए स्क्वायर्स। स्क्वायर्स के बाद क्या लेना होगा, मीन, एवरेज। तो इन सब के स्क्वायर्स को हम ऐड करेंगे, टोटल 4 मॉलिक्यूल्स हैं तो 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया एवरेज। और फिर उस पर क्या लगाएंगे, रूट, तो इस पर क्या चढ़ा देंगे, अंडर रूट। तो ये आ गई आपकी आर एम एस वेलोसिटी। तो सारे स्क्वायर्स करके आप ऐड कर लो, 4 से डिवाइड कर लो, फिर अंडर रूट ले लो, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि लगभग कितनी आंसर आएगा, ठीक है। 52.56 और 84.25 तो नहीं होगा। अब इन दोनों में से आपको चेक करना होगा कि 7.25 होगा कि 9.2 होगा, तो आप सेटल करोगे तो आपको पता लग जाएगा। An ideal gas is heated at a constant volume until its pressure doubles. कोई आइडियल गैस है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे उसको हीटअप कर रहे हैं और तब तक हीट कर रहे हैं जब तक कि उसका प्रेशर डबल नहीं हो जाता। तो यहाँ से पक्की बात है, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है और प्रेशर डबल हो रहा है तो डेफिनेटली टेम्परेचर भी डबल होगा। PV इक्वल टू NRT, आइडियल गैस है। तो अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के प्रेशर को बढ़ाएंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा, और प्रेशर अगर आपने डबल कर दिया तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, डबल। तो टेम्परेचर भी हो जाएगा 2 टाइम्स। द मीन स्पीड, अब इसमें पूछ रहे हैं कि 4 स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। मीन स्पीड मतलब एवरेज स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो डबल होंगे नहीं, कांस्टेंट वॉल्यूम में आइडियल गैस का अमाउंट फिक्स है और आपने प्रेशर डबल किया है, ठीक है। और भी देख लेते हैं, हो भी सकते हैं, ठीक है, जैसे ढंग से समझना। ऐसा भी हो सकता है कि टेम्परेचर डबल हो और ऐसा भी हो सकता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी डबल हो जाएं, क्योंकि पी वी इक्वल टू क्या होता है, NRT। और अगर आप वॉल्यूम, सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट रख के प्रेशर को अगर आप बढ़ा रहे हो, प्रेशर डबल कर रहे हो, तो लेफ्ट हैंड साइड डबल हो गई तो राइट हैंड साइड भी डबल होनी चाहिए। अब राइट हैंड साइड में दो ही चीज़ें जो हैं वो चेंज हो सकती हैं, जनरली टेम्परेचर बदलता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कांस्टेंट रहते हैं, आर तो कांस्टेंट है ही, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप डबल कर दो। ऐसा भी हो सकता है कि टेम्परेचर 2 टाइम्स ना हो, टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाए, वो 2 टाइम्स हो जाए, 2x 2 टाइम्स हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो एक ही करके समझते हैं क्या क्या हो सकता है इसमें। सबसे पहले मीन स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स डबल, तो जरा सोचते हैं मीन स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड जो होती है वो अंडर रूट टी के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक। किसके प्रोपोर्शनल होती है, अंडर रूट टी, अंडर रूट 8RT/πm। तो टी के अंडर रूट टी के प्रोपोर्शनल होती है। अगर आपने टेम्परेचर डबल करोगे तो एवरेज स्पीड √2 टाइम्स हो जाएगी, तो पहला तो बना नहीं, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डबल, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डबल हो सकते हैं, ठीक है। अगर कोई बेहतर आंसर नहीं मिला तो इसको आंसर मार देंगे, बी पार्ट को आंसर मार देंगे, ठीक। सी पार्ट में क्या कह रहे हैं, मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स डबल, मीन स्क्वायर स्पीड, ठीक है, इस पर फोकस करते हैं हम। मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर नहीं है, सिर्फ क्या है, मीन स्क्वायर, ठीक। तो जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड होती है वो होती है अंडर रूट 3RT/m, ठीक, अंडर रूट 3RT/m, ये होती है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो हमें सिर्फ मीन स्क्वायर निकालनी होगी, रूट हटाना होगा यहाँ से, तो रूट कब हटेगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा। तो जो MS स्पीड होगी, मीन स्क्वायर जो स्पीड होगी वो आपके आएगी 3RT/m। और अगर हम ये सोचें कि हमने टेम्परेचर डबल किया होगा तो टेम्परेचर डबल करने से जो मीन स्क्वायर स्पीड है वो भी डबल हो जाएगी, तो ये बेहतर आंसर है, ठीक है। सी पार्ट जो है वो बेहतर आंसर है, ठीक है। डी पार्ट में कह रहे हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम डबल्स, ऐसा भी हो सकता है, PV इक्वल टू NRT। तो P इक्वल टू अगर हम लिखेंगे तो क्या आएगा, N/V × RT, ठीक, ढंग से समझना। प्रेशर कह रहे हैं कि डबल करना है, प्रेशर डबल करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड अगर डबल हो रही है तो राइट हैंड साइड भी डबल होगी, तो यहाँ से टेम्परेचर डबल होकर भी हो सकती है और N डबल होकर भी हो सकती है। अगर आप N डबल करोगे तो ये N/B क्या है, ये N/B है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो अगर आप N डबल करोगे तो N/B भी डबल हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, डबल। तो आंसर डी भी इसका ठीक हो सकता है। यानी इसमें क्वेश्चन तो बेसिकली ये होना चाहिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 आंसर सही हो गए, बी भी सही हो गया, सी भी सही हो गया और डी भी सही हो गया। तो इस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर लेते हैं, इसको कह लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट,
और इनकरेक्ट जो था वो ए पार्ट है, तो आंसर फिर क्या बन जाएगा आपका ए पार्ट। इफ द वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज डबल एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे अगर किसी गैस का वॉल्यूम अगर हम डबल करें तो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछ रहे हैं क्या हो जाएगी, ठीक है। तो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होती है, अगर हम उसके मॉलिक्यूल्स की बात करें, पर मॉलिक्यूल की बात करें, तो वो हो जाएगी 3/2 ट्रांसलेशनल, ठीक है, टोटल नहीं, ट्रांसलेशनल 3/2 kT, ठीक। और पी वी इक्वल टू एन आर टी वाला फॉर्मूला जो होता है, पी वी इक्वल टू एन आर टी, एक तो एन आर टी वाला होता है और एक होता है पी वी इक्वल टू कैपिटल एन के टी। कैपिटल एन जो है वो है आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और स्मॉल एन जो है वो है नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर हम के टी कहेंगे, के टी, ठीक है, के टी या एन के टी निकालेंगे तो पी वी के बराबर होगा। आराम समझना, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। तो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल तो ये होती है, और सभी मॉलिक्यूल्स की निकालनी हो तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गई आपकी एवरेज ट्रांसलेशनल, टोटल नहीं है ये, क्या है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल इट्स मॉलिक्यूल्स। अब इसमें एन के टी की जगह हम क्या डाल सकते हैं, पी वी डाल सकते हैं, तो यही वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 3/2 पी वी के बराबर हो जाएगी। क्लियर है, ठीक। अब कह रहे हैं उस गैस का जो वॉल्यूम है वो हम डबल कर रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर को हमने कांस्टेंट रखना है, वॉल्यूम को डबल कर देना। तो जैसे आप वॉल्यूम को डबल करोगे उसकी एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो क्या आंसर बनेगा इसका, ए पार्ट विल बी डबल्ड। द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस विल बी डबल्ड इफ एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज डबल्ड, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज डबल्ड। तो जरा समझना है आपको, ठीक है। ये फॉर्मूले हमारे पास लिखे हुए हैं एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के, या तो आप उसको 3/2 kT एन के टी कह दो, या फिर आप उसको 3/2 PV कह दो, ठीक। अब इसमें देख लेते हैं जो हो सकता है वो हो जाएगा, देखते हैं कौन कौन सा हो सकता है। जैसे पहले वाले हम कह रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर डबल कर दें, वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के प्रेशर डबल कर दें तो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी, बिल्कुल डबल हो जाएगी, ये पार्ट इसका आंसर है, ठीक। दूसरे हम कह रहे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर। अब आपने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया तो टेम्परेचर वाले फैक्टर पे आ जाते हैं यहाँ पे। अब इसमें टेम्परेचर अगर कांस्टेंट कर दिया तो और कुछ तो है ही नहीं, प्रेशर वॉल्यूम इसमें है ही नहीं, तो कांस्टेंट टेम्परेचर होगा तो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट, तो बी पार्ट आंसर नहीं बनेगा, ठीक, ठीक है। अब कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर कैसे डबल किया होगा, बिल्कुल तरीका है, अगर आप प्रेशर डबल करोगे तो वॉल्यूम को आधा कर दोगे तब जाके टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट, ठीक। तीसरे वाले में क्या कह रहे हैं, इफ एट ए कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज हाफ, प्रेशर को कांस्टेंट रख के वॉल्यूम आधा कर दोगे तो एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी आधी हो जाएगी। चौथे वाले में कह रहे हैं इफ एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम इज डबल, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इस फैक्टर पे आ जाएंगे और ये कांस्टेंट है तो एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट, ठीक। तो इसमें कोई भी आंसर नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। इसमें डबल हो रही है, इस वाले में सेम है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, इस वाले में आधी हो जा रही है, और इस वाले में भी क्या है, सेम है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। The ratio of number of moles of a monoatomic to a polyatomic gas in a mixture of two behaving as an diatomic gas is, ठीक है। एक मोनोएटोमिक गैस है और एक पॉलीएटोमिक गैस का मिक्सचर है और वो डायटोमिक गैस की तरह बिहेव कर रहा है, तो उनका रेशियो क्या होना चाहिए ये आपसे पूछ रहे हैं, ठीक। तो ढंग से समझना आपको, मोनोएटोमिक की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो 3 होती है, डायटोमिक की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो 5 होती है, और पॉली एटोमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है वो 6 होती है। अब आपको इसके कुछ मोल्स लेने हैं, इसके कुछ मोल्स लेने हैं, और एवरेज डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो जानी चाहिए। तो जो एवरेज डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो होती है N1F1 प्लस N2F2 अपॉन N1 प्लस N2, सारी वैल्यू डाल देते हैं, ठीक। एवरेज कितनी चाहते हो आप, 5 इज इक्वल टू N1 पता नहीं, मोनो एटोमिक है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, प्लस N2 वो भी नहीं पता, पॉली एटोमिक है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है, अपॉन N1 प्लस N2, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5N1 प्लस 5N2 इज इक्वल टू 3N1 प्लस 6N2, तो ये N1 इधर आ जाएगा तो ये बचेगा 2N1, और ये 5N2 इधर जाएगा तो ये बचेगा N2, तो N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1:2, बी पार्ट।
1:2 रेशियो में अगर आप मिक्स करोगे मोनो एटॉमिक और पॉली एटॉमिक को, तो जो गैस बनेगी, मिक्सचर जो बनेगा, वो मिक्सचर जो है वो डायटोमिक गैस की तरह बिहेव करेगा। If masses of all molecules of a gas are halved and their speed doubled, मास आधा कर दिया, स्पीड डबल कर दिया, तो इनिशियल और फाइनल प्रेशर के बारे में आपसे पूछ रहे हैं। ठीक, तो ढंग से समझो। अगर हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में सोचें, अगर हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछें और प्रेशर के बारे में सोचें, तो प्रेशर जो होता है वो होता है 2/3E। अब पहले समझ लेना सारी चीज़ें क्या हैं। ये जो E होती है, ये होती है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, ये होती है। ठीक, अब कह रहे हैं मास से सभी मॉलिक्यूल्स के आधे कर दिए और स्पीड डबल कर दिए। तो अगर हम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में सोचेंगे तो हाफ एम वी स्क्वायर के फॉर्मेट में होगी, और हर मॉलिक्यूल का मास आधा कर दिया, स्पीड डबल कर दिया, तो यहाँ से ये पता लग रहा है कि जो एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी है वो डबल हो जाएगी। सभी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी, तो जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी सभी मॉलिक्यूल्स की, तो जो एवरेज आएगा उनका वो भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और एवरेज अगर डबल हो गया, ये वाला फैक्टर अगर डबल हो गया, तो प्रेशर भी यहाँ से क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो रेशियो ऑफ इनिशियल एंड फाइनल प्रेशर इज 1:2। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट 300 केल्विन इज E। एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, तो इसमें ट्रांसलेशनल की डिग्री ऑफ फ्रीडम भी होगी और रोटेशनल की भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। ठीक, और एट द सेम टेम्परेचर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ O2 मॉलिक्यूल इज। ठीक है, तो H2 भी डायटोमिक है, O2 भी डायटोमिक है, दोनों की डिग्री ऑफ फ्रीडम भी सेम है, दोनों का टेम्परेचर भी सेम है, तो दोनों की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी क्या होगी, सेम होगी। तो आपका आंसर बनेगा ए पार्ट। कितनी होगी वो, तो एक मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो 5 टाइम्स हाफ kT एक मॉलिक्यूल की इतनी होगी। 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की एक मॉलिक्यूल की जो होती है वो हाफ kT होती है। तो ये सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन है और डिग्री ऑफ फ्रीडम का फंक्शन है। डिग्री ऑफ फ्रीडम दोनों की सेम है, टेम्परेचर भी दोनों की सेम है, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी दोनों की क्या होगी, सेम, ए पार्ट। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन एट 1 एटमॉस्फेयर एंड हीलियम एट 2 एटमॉस्फेयर ऑक्यूपाई वॉल्यूम B ईच एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, और हीलियम जो है वो 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे है, और दोनों का वॉल्यूम सेम है और सेम टेम्परेचर है। ये प्रेशर बस अलग है। ठीक, PB इक्वल टू nRT। अब क्या कह रहे हैं इसमें, द RMS वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज x टाइम्स द RMS वेलोसिटी ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल्स। तो इसको x की वैल्यू क्या होगी। ठीक, अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि टेम्परेचर दोनों का सेम है, सेम टेम्परेचर। तो RMS वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3RT/m। तो टेम्परेचर तो दोनों का सेम है, तो RMS वेलोसिटी का जो फैक्टर है वो मास पे डिपेंड करेगा। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है तो उसका मॉलिक्यूलर मास 2 हो जाएगा, और अगर हीलियम है तो हीलियम का मॉलिक्यूलर मास 4 होगा। ठीक है, तो आपको रेशियो निकालना है। आपसे कह रहे हैं कि RMS वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज x टाइम्स RMS वेलोसिटी ऑफ हीलियम। सारी वैल्यू डाल देते हैं। RMS वेलोसिटी हाइड्रोजन क्या होगी, तो √3RT/m, m की जगह हम क्या डाल सकते हैं, 2। ठीक, इज इक्वल टू x टाइम RMS वेलोसिटी ऑफ हीलियम √3RT, m की जगह क्या डालेंगे, 4। 2 और 4 सिंपली डाल रहे हैं, अदरवाइज मॉलिक्यूलर मास होता है तो उनको ग्राम्स में होता है, इसको kg में डालना होगा, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होगा, दोनों तरफ वो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए यहाँ नहीं कर रहे हैं। लेकिन कई बार अगर फाइंड ही करना हो आपको RMS वेलोसिटी, तो मॉलिक्यूलर मास में 2 × 10⁻³ डालना होगा आपको। ठीक, तो ये √3RT से √3RT कैंसिल आउट हो गया, 2 से कैंसिल हुआ 2 टाइम्स, तो x जो आ गया वो √2 आ गया, सी पार्ट। What is the ratio of total energy of all the molecules of 1 mole of O2 to the total energy of all the molecules of 2 moles of helium at the same temperature? टोटल एनर्जी का रेशियो पूछ रहे हैं। सभी मॉलिक्यूल्स 1 मोल गैस है ऑक्सीजन और 2 मोल गैस है हीलियम। ठीक है, तो पहले ऑक्सीजन की टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। टोटल काइनेटिक एनर्जी
तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की 1 मोल की होती है हाफ RT। ठीक है, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के 1 मोल की होती है हाफ RT। आपके पास 1 मोल तो है लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 नहीं है, ऑक्सीजन में 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी तो ऑक्सीजन की हो जाएगी ये। ठीक, ये तो होगी टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ O2। अच्छा, टोटल काइनेटिक एनर्जी अब हम निकालेंगे हीलियम की। तो फिर से वही बात, 1 मोल के 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की होगी हाफ RT। कितने मोल हैं हीलियम के? 2, तो इंटू 2। और हीलियम की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 3। तो ये 2 मोल हीलियम के 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम की टोटल एनर्जी है। तो ये आपकी आ गई 6 RT/2 और ये है 5 RT/2। ठीक, एक बार फिर पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू द टोटल एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 मोल्स ऑफ हीलियम एट द सेम टेम्परेचर। ठीक, तो अब हमें इनका रेशियो निकालना, ऑक्सीजन अपॉन हीलियम। तो ये जो आंसर आने वाला है 5 RT/2 और 6 RT/2, तो RT/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर बनेगा 5/6। इसमें कोई भी आंसर नहीं, तो इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा एक नया आंसर, ई पार्ट बना के 5:6। On the basis of kinetic theory of gases, the mean kinetic energy of 1 mole per degree of freedom is, on the basis of kinetic theory of gases, the mean average kinetic energy आपसे पूछ रहे हैं 1 मोल की 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की, तो वो हाफ RT होती है। 1 मोल की 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की कहा तो हाफ RT होती है, अगर 1 मॉलिक्यूल की 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की कहते तो हाफ KT हो जाती है।